अगले ही पल तेजस का दाहिना हाथ बिजली की तरह तेजी से बढ़ा और दीपक के माथे पर जा पहुंचा। दीपक का पूरा शरीर कांप उठा और वह तुरंत ही जड़ हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तेजस के हाथ से उसके अंदर से कुछ निकाला जा रहा हो। अचानक एक तीव्र संकट की भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसे लगा कि वह अगले ही पल मर सकता है। आह! दीपक ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज तुरंत दब गई क्योंकि तेजस का दूसरा हाथ उसके गले पर कस गया था। दीपक ने अविश्वास से तेजस की ओर देखा, जिसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए उसका गला दबाया हुआ था, मानो वह उसकी ऊर्जा को खत्म कर रहा हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल शांत और निर्दोष था। जल्द ही दीपक को महसूस हुआ कि उसकी चेतना धुंधली होने लगी है, जैसे उसका मानसिक सागर जम रहा हो। डर की इस तीव्र अनुभूति ने उसे मौत की गंध महसूस करा दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेजस मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तेजस की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि वह ध्यान से दीपक के बदलते हुए हालात का निरीक्षण कर रहा था। तेजस के शब्द सिर्फ छलावा नहीं थे। दीपक की दिव्य लोमड़ी दृष्टि की साधना वास्तव में कठिन थी, मुख्यतः इसलिए कि एक इंसान के रूप में उसकी रक्तवंश परंपरा शुद्ध और पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी। अपनी रक्तवंश क्षमता की निरंतर उत्तेजना और वृद्धि के लिए उसे मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी, और वास्तव में वंश की निरंतर उत्तेजना ही आवश्यक थी, जैसा कि पिछली बार साबित हुआ था। ऐसी तीव्र उत्तेजना के बिना वह अपने जीवन काल में कभी भी चौथे क्रम तक नहीं पहुंच पाता। तेजस ने चुपचाप दीपक की रक्तवंश शक्ति में हो रहे परिवर्तनों को महसूस किया। वह सक्रिय रूप से इसे नहीं निगल रहा था, बल्कि सेलेस्टियल फॉक्स विजन की प्रतिक्रिया को देख रहा था, क्योंकि उसका मालिक मौत के खतरे में था। इस समय यह समझ रक्तवंश ऊर्जा को निगलने से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। सेलेस्टियल फॉक्स विजन अन्य रक्तवंश शक्तियों से अलग था। वास्तव में तेजस की खुद की उन्नति दूसरे से तीसरे क्रम तक दीपक की रक्तवंश ऊर्जा को निगलने के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी विवेकशील आंख के साथ इस क्षमता को एकीकृत किया था। इस एकीकरण ने उसे एक प्रकार का ज्ञान दिया, जिससे उसकी उन्नति हुई। धीरे धीरे दीपक की आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी और वह मुलायम सफेद चमक और भी तेज होती जा रही थी। तेजस, जो अपनी शक्ति से दीपक की जीवन शक्ति को दबा रहा था, ने साफ महसूस किया कि उसका रक्त संचार धीमा हो रहा है। यहाँ तक कि उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के संचालन में भी अस्थिरता दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। तेजस की आंखों में एक गर्म, चुभन भरी सनसनी महसूस हुई, क्योंकि उसकी स्वर्गीय विवेकशील आंख स्वतः सक्रिय हो गई थी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने दीपक के सिर के ऊपर ऊर्जा का एक सफेद स्तंभ देखा, जो लगभग 3 फीट ऊंचा था, जो इस तरह हिल रहा था मानो किसी भी क्षण बिखर सकता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जाग उठी और वह भी अपने शरीर को देखने के लिए मुड़ा। उसके सिर के ऊपर भी ऐसा ही एक ऊर्जा स्तंभ था, जो 2 फीट ऊंचा था, लेकिन दीपक के स्तंभ की तुलना में कहीं अधिक ठोस था। 2 सफेद ऊर्जा स्तंभ आपस में टकरा रहे थे, एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे थे, मानो प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। भाग्य, यह भाग्यों का टकराव होगा। यहां तक कि जब महान शक्ति वाले लोगों की बात आती है, तो भाग्य अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उन्हें अक्सर जो कुछ भी वे करते हैं, उसमें आसानी से सफलता मिल जाती है, जिसमें साधना भी शामिल है। तेजस द्वारा उत्पन्न किए गए जानलेवा दबाव के तहत दीपक की शक्ति संघर्ष कर रही थी और बिखरने के कगार पर थी, लेकिन भाग्य के हस्तक्षेप से सब कुछ बदलने का प्रयास कर रही थी। अगर तेजस के पास खुद का सेलेस्टियल फॉक्स विजन न होता, तो वह अब तक बहुत परेशान हो गया होता। और यह तब हुआ जब तेजस 6ठे क्रम पर था, जबकि दीपक केवल 4थे क्रम पर था। इस तथ्य की 4था क्रम 6ठे क्रम की शक्ति को इतनी तीव्रता से अस्वीकार कर सकता था, केवल दिव्य लोमड़ी दृष्टि की दुर्जेय शक्ति को दर्शाता है। तेजस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी जब उसने सेलेस्टियल फॉक्स विजन के कार्यों की अपनी समझ को और अधिक गहरा किया। यह प्रतीत होता था कि यह क्षमता उपयोगकर्ता की आभा को विकसित करती है, उसे लगातार सशक्त बनाते हुए और मजबूती प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति मजबूत आभा वाले लोगों के आसपास रहता है, तो उसकी अपनी आभा भी अदृश्य रूप से बढ़ सकती है, यहां तक कि दूसरों की किस्मत को आकर्षित कर उसे खुद में समाहित कर लिया जा सकता है। जब इस क्षमता का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है, तो यह सीधे उपयोगकर्ता की आभा को प्रस्फुटित करती है, जिससे उनकी किस्मत में सुधार होता है।
लेकिन इसके साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानसिक स्तर पर कमजोरी के रूप में उभरता है। जब इसे दूसरों पर लागू किया जाता है तो यह उपयोगकर्ता की आभा को उन्हें उधार देने के समान होता है, जिससे उनकी किस्मत में अचानक सुधार आता है और बहुत ही कम समय में लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब तेजस ने उस पंख वाले बाघ को मारा था, दीपक के प्रस्फुटन ने अनिवार्य रूप से तेजस को उसकी किस्मत उधार दे दी थी। इसी तरह सेलेस्टियल फॉक्स विजन चौथे क्रम पर कार्य करता है। यह सोचते हुए तेजस ने धीरे धीरे दीपक की हथेलियों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और चुपके से उसकी कुछ रक्त शक्ति को अवशोषित कर लिया। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, तेजस ने दीपक की आभा में हुए बदलावों की नकल की, जिससे उसकी आभा का स्तंभ दीपक की आभा को दबाना बंद कर उसमें विलीन हो गया। दोनों आभाओं के स्तंभ आपस में जुड़ गए, एक दूसरे के पूरक बन गए और ऊंचाई की ओर उठने लगे। जब आभा के दोनों स्तंभ 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए तो तेजस को अपने मूड में एक जबरदस्त उछाल महसूस हुआ, मानो उसे पूर्ण विश्वास हो गया हो कि वह कल आन्या से जरूर मिलेगा। यह अनुभूति रहस्यमय होते हुए भी अत्यंत वास्तविक थी। हफ हफ हफ, दीपक ने जोर से सांस ली और तेजस को गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? इतना कहकर वह अचानक रुक गया। उसने तेजस की ओर देखा, पलकें झपकाईं और फिर बोला, छोटे तेजस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और भी सुंदर हो गए हो, और मुझे लगता है कि जो तुमने किया वह मेरे लिए फायदेमंद रहा। यह कैसे संभव है? तेजस ने उनकी आभाओं के विलय से उत्पन्न हुई वृद्धि को महसूस किया। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि दीपक किस बारे में बात कर रहा था। तेजस ने कहा, यह वही दमन है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो तुम्हारे सेलेस्टियल फॉक्स विजन के लिए एक मजबूत ट्रिगर है। यह तुम्हारे रक्त वंश की गहराई में छुपी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करेगा और सेलेस्टियल फॉक्स विजन को और मजबूत बनाएगा। अब अपनी शक्ति को वापस लेने का प्रयास करो और देखो कि कैसा लगता है। तेजस ने चुपचाप अपने भाग्य के स्तंभ को पीछे की ओर निर्देशित किया और बोलता चला गया। दीपक स्पष्ट रूप से भाग्य के इस स्तंभ को नहीं देख पा रहा था, शायद इसलिए कि उसके पास तेजस के ट्रिपल हाइब्रिड के बजाय शुद्ध सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन था, या फिर तेजस की अधिक ठोस आध्यात्मिक शक्ति के कारण। दोनों ने ही अपने दिव्य लोमड़ी दर्शन के प्रभावों का अनुभव किया, लेकिन उनके अनुभव बिल्कुल अलग थे। तेजस की आंखों में उत्साह की चमक थी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका दिव्य लोमड़ी विजन आगे बढ़ रहा है, चौथे क्रम के निकट पहुंच चुका है। इसके अलावा उसने दीपक की किस्मत का एक हिस्सा भी उधार ले लिया था। दरअसल कल उसका भाग्य शायद बहुत अच्छा हो। दूसरी ओर दीपक को एक ठंडी और खाली सी लहर महसूस हो रही थी, जैसे कि एक गहरा अकेलापन उसे घेर रहा हो। उसकी कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वह लगभग गिर ही जाता अगर तेजस ने समय रहते उसका साथ न दिया होता। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, यही वह भावना है। ऐसा लगता है जैसे मेरी दिव्य लोमड़ी दृष्टि का अत्यधिक उपयोग हुआ है। यह सही है। छोटे तेजस, तुम सच में अद्भुत हो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो शायद मेरी दिव्य लोमड़ी दृष्टि भी बेहतर हो जाएगी। यहां तक कि हमारे शिक्षक भी इस साधना पद्धति के बारे में नहीं सोच सकते थे, और तुमने इसे स्वयं ही समझ लिया। मैं वास्तव में प्रभावित हूं। तेजस ने मन में सोचा, शिक्षक इसके बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि किसी और के पास सेलेस्टियल फॉक्स विजन नहीं है। वे कैसे जान सकते हैं कि यह कैसे काम करता है? मैं बस हर कदम उसी तरह उठा रहा हूं जैसा सामने आ रहा है। वह चाहता था कि दीपक जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि दीपक की उन्नति का मतलब था कि वह खुद भी जल्द ही आगे बढ़ सकेगा। उसकी साधना छठे क्रम पर थी, इसलिए उसके दिव्य लोमड़ी दृष्टि में अभी भी बहुत सुधार की संभावना थी। चौथे क्रम का दिव्य लोमड़ी विजन पहले से ही किसी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। फिर पांचवें क्रम की शक्ति क्या होगी? छठे क्रम की क्या? और जब यह 12वें क्रम पर पहुंचेगा तब क्या होगा? इसकी शक्ति संभावित रूप से पूरे कबीले, जाति और अंततः महाद्वीप के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। स्वर्गीय लोमड़ी सम्राट शीर्ष 3 दुर्जेय राक्षस सम्राटों में से एक था, और यह स्पष्ट रूप से उसके दिव्य लोमड़ी विजन की बदौलत था। तेजस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दीपक को उसके कमरे में वापस पहुंचाया, उसे ध्यान और साधना करने की सलाह दी और फिर अपने कमरे में लौट आया।